हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और यूनिट का नाम है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। क्लास 12th की फिजिक्स है और यूनिट का नाम स्थिर वैद्युतिकी है। तो इसमें यूनिट के बारे में ही जान लें सबसे पहले कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। तो जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, नाम से ही सबको पता चल रहा है कि स्थिर माने रुका हुआ और वैद्युतिकी माने बिजली या आवेश। स्थिर वैद्युतिकी क्या क्या मतलब हुआ? स्थिर माने रुका हुआ और वैद्युतिकी माने बिजली या आवेश। ठीक, तो इस यूनिट की परिभाषा ही बोलूं तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, अपनी जो कागज पेन लेकर बैठे सभी लोग और जो हम बोल रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाएं। तो स्थिर वैद्युतिकी की बात है, तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा बोल रहे थे हम, तो चालू करें अपनी कंटिन्यू कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा उसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक, तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके बाद हम थेल्स के अनुप्रयोग की बात करें कि तो हमारे जो एक महान वैज्ञानिक थे, महान साइंटिस्ट थे थेल्स, जिनका नाम थेल्स था, उन्होंने अपनी कुछ प्रयोग किए स्थिर आवेश के बारे में। तो उनका प्रयोग था कि उन्होंने एक कांच की छड़ ली। क्या ली? कांच की छड़ ली। कांच की छड़, कांच की छड़ ली और एक लिया रेशम का कपड़ा और उस कांच की छड़ को उस रेशम के कपड़े पर रगड़ना शुरू कर दिया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ना शुरू कर दिया, जिससे कांच की छड़ में एक ऐसा गुण आ गया जिसके कारण वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो थेल्स ने नाम दिया इस गुण को, जो कांच की छड़ में आया है छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का, उसको थेल्स ने नाम दिया कि यह आवेश नाम दिया। कहा गया कि यह कांच की छड़ आवेशित हो गई। इसके बाद उन्होंने दो रेशम के कपड़े और दो कांच की छड़ ली और दोनों कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ना शुरू कर दिया, जिससे दोनों में वही गुण आ गया कि वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। कौन? कांच की छड़। दोनों कांच की छड़ छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, तो दोनों वो आवेशित हो गई। उनके हिसाब से वो आवेशित हो गई और फिर उनको एक दूसरे के समक्ष यानी पास लाया गया, तो उनमें प्रतिकर्षण बल दिखाई दिया, अर्थात वह एक दूसरे को दूर भगाने लगी। फिर उन्होंने अपना अगला प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि बिल्ली की खाल पर एबोनेट की छड़, बिल्ली की खाल पर एबोनेट की छड़ रगड़ी, तो उस एबोनेट की छड़ में भी यह गुण आ गया कि वह अपनी ओर छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। कहा गया कि यह भी आवेशित हो गई। फिर उन्होंने इसी प्रकार दो एबोनेट की छड़ ली और बिल्ली की खाल पर दोनों को रगड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण दोनों ही छड़ थी वो आवेशित हो गई। उनमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ गया। और फिर
उन दोनों एबोनेट की छड़ों को पास पास लाया गया तो उनमें भी प्रतिकर्षण बल दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और एक एबोनेट की छड़ ली। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, रेशम के कपड़े पर रगड़ा, और एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा, जिससे वह दोनों आवेशित हो गईं। उसके बाद उन्होंने कांच की छड़ और एबोनेट की छड़ को पास लाए वो, तो उनमें क्या आकर्षण बल दिखाई दिया, आकर्षण बल दिखाई दिया, जिस कारण कहा गया कि ये दोनों अलग अलग आवेशित थी, अलग अलग आवेशित थी, तो इनके प्रति आकर्षण बल, इनके मध्य आकर्षण बल दिखाई दिया। तो जिससे थेल्स ने क्या परिणाम निकाला, तो थेल्स ने, मैं इसे रफ कर देता हूं, तो इस प्रैक्टिकल से उन्होंने परिणाम निकाला थेल्स ने कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का क्या परिणाम निकाला कि नंबर 1, आवेश दो प्रकार का होता है, और कौन कौन सा होता है यह भी बताया। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2, दो प्रकार के होते, तो नंबर 1 धनावेश, धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब देखो बच्चा कि ये धनावेश कैसे बनता है और ऋणावेश कैसे बनता है। आवेश बनता कैसे है इस बारे में अध्ययन हम करेंगे अभी, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम विज्ञान के छात्र हैं, और विज्ञान का मतलब ही है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब तक हम किसी टॉपिक की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हम सफलता से दूर ही रहेंगे। तो हम ये जान लें कि आवेश बनता कैसे है और धनावेश ऋणावेश कैसे बनते हैं, और जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो उस रगड़ने से वो कांच की छड़ आवेशित क्यों हो गई, अर्थात चार्ज क्यों हो गई, ये बात जाने। तो हम जानते हैं बच्चा कि संसार में प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है। तो मैं परमाणु का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, बना लेता हूं यहां। वैसे ये बात केमिस्ट्री की है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, पर मेरा काम है समझाना, तो मैं अपना काम करता हूं। तो मैं एक परमाणु बना लूं, तो मैंने ये परमाणु बना लिया, और इसका ये मान लो ये है बीच में नाभिक। क्या है? नाभिक। सब जानते हैं क्या है? नाभिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर। और नाभिक में क्या होता है ये भी सब जानते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और ये जो बाहर बनी हुई हैं ये कक्षाएं हैं इसकी, नाभिक की, वो उसके परमाणु की कक्षाएं हैं। इन्हें सेल्स यानी कोष हैं ये, और इन कक्षाओं में, इन कोषों में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में, बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब क्या हुआ कि बच्चा, जब मैंने कांच की छड़ को रगड़ा तो उसके परमाणु के जो उसका परमाणु था उसके अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जिस कारण इस पर ऋण आवेश की कमी हो गई, और यह जो कांच की छड़ थी वो धन आवेश तो हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि
केमिस्ट्री से ये बात जानते हैं कि Z बराबर E बराबर P, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात किसी वस्तु में मैं देखूं तो उसके परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतनी ही मात्रा में उस पर प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है परिमाण में, परंतु नेचर उसकी प्रकृति अलग अलग होती है दोनों की। देखो प्रोटॉन पर परमाणु जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज की मात्रा कितनी होती है, आवेश की मात्रा कितनी होती है, देखो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। जबकि इलेक्ट्रॉन पर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर भी परिमाण में इतना ही चार्ज होता है। कितना परिमाण में इतना ही चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अंतर क्या है, अंतर इनके नेचर का है, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जबकि प्रोटॉन है धनावेशित होता है प्रोटॉन। तो देखो जब मैंने कांच की छड़ को रगड़ा तो उसके परमाणु के अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले गए, जिस पर रगड़ा गया, किस पर, रेशम के कपड़े पर चले गए कि नहीं। और जब उदासीन थी कांच की छड़ तब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। अब क्या हुआ कि रगड़ने से इसका एक इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया रगड़ने से, तो अब कौन ज्यादा बचा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा बची, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा बची, क्योंकि अभी बताया था कि Z बराबर E बराबर P। उदाहरण के लिए बताऊं तो Z कितना है, मान लेता हूं मैं कि अगर किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो साधारण सी बात है कि प्रोटॉन भी 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 2 होंगे। इलेक्ट्रॉन है 2 तो प्रोटॉन भी बेटा 2 होंगे। अब वो रगड़ने से मैंने क्या किया कि जो इसके कोश में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, उदाहरण ही बता रहा हूं एक एग्जांपल समझाने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन बचा, जबकि प्रोटॉन यों के तो 2 ही बचे। अर्थात इलेक्ट्रॉन तो एक निकल गया, कौन निकल गया, ऋणावेश निकल गया, परंतु प्रोटॉन यों के तो ही, धनावेश यों के तो ही रहा, जिस कारण धनावेश की अधिकता हो गई। किस पर, परमाणु पर धनावेश की अधिकता हो गई और पूरा जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया। ठीक, पूरा परमाणु धनावेशित हो गया। समझ गए होंगे ये बात, तुम्हें इतनी रब कर देता हूं, इनकी परिभाषा लिखाता हूं। तो पहले धनावेश की परिभाषा लिखें। तो देखो अभी हमने जैसे कि बताया, जो समझा वही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। कैसे, कि जब किसी वस्तु के परमाणु के अंतिम कोश से, जब किसी वस्तु के परमाणु के अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तब उस पर धनावेश अधिक हो जाता है, जिस कारण परमाणु धनावेशित हो जाता है और वस्तु भी धनावेशित हो जाती है। धनावेश क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी ही धनावेश है। किसी वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो वो धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि उस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। जबकि
जबकि ऋण आवेश की बात करूं तो ऋण आवेश की परिभाषा लिखो, ऋण आवेश की परिभाषा लिखो कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तब वहां ऋण आवेश दिखाई देता है या वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। साधारण सी बात है। यहां क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो धनावेशित हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो ऋण आवेशित हो जाएगी। सीधी बात है, ठीक। तो थेल्स के अनुप्रयोग भी शायद आप समझ गए होंगे और स्थिर वैद्युतिकी भी समझ गए होंगे। बेटा स्थिर वैद्युतिकी का ही मतलब है, स्थिर माने रुका हुआ, वैद्युतिकी माने आवेश, अर्थात ऐसा आवेश जो रुका हुआ है, उसके गुणधर्मों का अध्ययन करना है हमें, स्थिर वैद्युतिकी हो गई। तो आज हमने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ लिया, थेल्स के जो अनुप्रयोग थे उन्हें जान लिया और ऋण आवेश धनावेश जान लिया। तो थेल्स ने एक और बात कही थी, थेल्स ने अगली क्या बात कही थी कि समान आवेशों के मध्य, जब देखो क्या हुआ था कि दो कांच की छड़ ली गई थी और दोनों कांच की छड़ों को आवेशित करके मिलाया जा रहा था तो प्रतिकर्षित हो रही थी एक दूसरे से। इसका कारण क्या है कि एक जैसा आवेश है, क्योंकि एक ही धातु की छड़ है और एक ही धातु पर रगड़ी हुई है तो गुण भी एक जैसे ही होंगे। अर्थात इस रिजल्ट से उन्होंने, मतलब इस प्रयोग से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, उन्होंने कहा कि समान, ये भी लिख लो, अगला रिजल्ट था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षित करने का मतलब है एक दूसरे को दूर भगाते हैं और आकर्षित करने का मतलब है एक दूसरे को पास लाते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही हमारी है। थैंक यू।